हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एंड आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 3 फरवरी की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का पीडीएफ फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, तो मेक श्योर आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। तो आज देखते हैं क्या है। डिफ़िकल्ट रोड ऑफन लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन पर जब पहुंचते हैं ना, तो रास्ते में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन उन प्रॉब्लम्स को जब हम पार कर लेते हैं तो जो डेस्टिनेशन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। तो रास्ते की डिफ़िकल्टीज़ पे आप लोग ध्यान ना दें, सिर्फ आपको उससे मूव ऑन करना है, आपको आगे बढ़ना है, जिससे आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सके। तो चलिए फिर हम भी इस क्लास में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, विच कंट्री सक्सेसफुल टेस्टेड इट्स हुआंगसोंग 12 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। देखो, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन से देश ने अभी हाल ही में अपनी हुआंगसोंग 12 जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के द्वारा ये जो सफलतापूर्वक परीक्षण है वो किया गया। अच्छा, कहाँ से किया गया है? तो इसे जांगांग प्रोविंस एरिया से इसको लॉन्च किया गया था। हुआंगसोंग जो 12 है ना, ये इसकी जो एस्टिमेट रेंज है वो है 4500 किलोमीटर की। ये पहली न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल टेस्टिंग है इस कंट्री के द्वारा 2017 के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है नॉर्थ कोरिया के द्वारा ये टेस्ट किया गया। बात करते हैं फ्रेंड्स नॉर्थ कोरिया की। तो आप देख सकते हैं यहाँ है नॉर्थ कोरिया और ये है साउथ कोरिया। इन दोनों को जो डिवाइड करने वाली लाइन, पैरेलल लाइन है ना, इसको कहते हैं 38 डिग्री पैरेलल लाइन। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो पैरेलल लाइन है किन दो कंट्रीज़ के बीच में है। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग और यहाँ पे जो लीडर है यहाँ के, उनका नाम है किम जोंग उन। करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। तो ये सिंपली हमें ध्यान रखना है। अब देखो, कुछ हाल ही में जो लॉन्चेस हुए हैं जो कि आपके मिसाइल या जो सैटेलाइट है इनसे रिलेटेड हैं, तो इनको हम एक बार रिवाइज करते हैं। इजराइल ने अभी हाल ही में सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया था एरो 3 का। तो ये पूछेंगे कि एरो 3 का जो सक्सेसफुली परीक्षण है वो किसने किया? तो इजराइल देश ने किया। चाइना के द्वारा एक नया कैमरा सैटेलाइट लॉन्च किया गया था जिसमें 5 मीटर का रेजोल्यूशन था। जापान ने लॉन्च किया इमरसेट 6 F1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट। देन चाइना के द्वारा देखिए शिजियान 605 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, स्पेस को एक्सप्लोर करने के पर्पज़ से। इसके बाद रशिया ने देखो टेस्ट किया था एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का और उसका नाम है जिरकॉन। चाइना के द्वारा ही दुनिया का पहला अर्थ साइंस सैटेलाइट जिसको नाम दिया गया गुआंगमू, इसको लॉन्च किया। और साउथ कोरिया के द्वारा ही एक उनके खुद के डेवलप किया हुआ होम ग्रोन एक रॉकेट है नूरी, इसका परीक्षण किया गया है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपके लॉन्चेस हैं जो कि आपसे रिसेंटली किए भी गए हैं और ये एग्ज़ाम में पूछे भी जा सकते हैं। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने अभी कौन सा एडिशन किया है मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग का? तो ये जो डायलॉग हुआ था, सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे ये वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ था। और इसका कौन सा एडिशन था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये इसका था सेकंड एडिशन, जो कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में हुआ था 1 फरवरी को। ठीक है, अब इसमें किस किस चीज़ के बारे में बात करी गई? देखो, ये जो डायलॉग हुआ है ना, इसमें इंक्लूड थे मैरीटाइम सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की डेवलपमेंट। इसके अलावा पॉलिसी डेवलपमेंट इसमें इंक्लूड था जिसमें यूरोपियन यूनियन की स्ट्रेटजी को कवर किया जाएगा। और इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है वहाँ पे कोऑपरेशन यानी वहाँ पे सहयोग की जो पूरी रणनीति है उसको यहाँ पे ध्यान दिया गया है। इंडिया यूरोपियन यूनियन मैरीटाइम कोऑपरेशन, तो ये सारे जो डेवलपमेंट थे ना वो इसमें शामिल थे। ओके, तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों के बारे में सिंपली हमें ध्यान रखना है कि बात करी गई है इस डायलॉग में। ये भी ध्यान रखिएगा ये किस किस के बीच में हुआ है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में ये हुआ। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इनिशियल एलोकेशन ऑफ हाउ मेनी रुपीज़ विल बी मेड फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पीएम डिवाइन स्कीम। तो इस स्कीम के लिए कितने रुपए आवंटन यहाँ पर किया गया? इनिशियल एलोकेशन इसके लिए कितना किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1500 रुपये नहीं है ये, 1500 करोड़ रुपए का जो है वो इनिशियल जो एलोकेशन है वो किया गया।
देखो इसकी जो अनाउंसमेंट थी ना कि इस स्कीम के लिए कितना एलोकेट किया जाएगा, अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट जो प्रेजेंट किया था वो बजट था 2022-23 का, तो उसी दौरान इसकी अनाउंसमेंट करी। बजट की वीडियो आज आपको मिल जाएगी जिसमें बजट रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और आज भी मैंने 2 से 3 क्वेश्चन बजट पे रखे हुए हैं जो कि आपसे इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो ये जो स्कीम है जैसे हमने बोला पीएम डिवाइन स्कीम, ये क्या करता है, देखो ये इनेबल करेगा लिवलीहुड एक्टिविटीज़ को यूथ और वुमेंस के लिए। और जो गैप है ना अलग अलग सेक्टर्स के बीच में, उन गैप को फिल करने में भी यहाँ पे मदद करेगा। तो सिंपली ध्यान रखो कि ये जो स्कीम है वो यूथ को भी मदद करेगी, साथ ही साथ में जो महिलाएं हैं उनकी आजीविका पर भी ध्यान देगी। और इसके लिए 1500 करोड़ रुपए इस स्कीम के लिए एलोकेट किए गए हैं। तो ये आपको अमाउंट ध्यान रखना है। देखो बजट में बहुत सारे अमाउंट है, सभी इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन हाँ जो मेन इम्पॉर्टेंट होंगे ना वो मैं आपको बता दूंगी, जिसमें आपको अमाउंट भी याद रखना पड़ेगा। ये इतना तो देखिए करना ही पड़ता है अगर हमें सक्सेस चाहिए तो, क्योंकि सक्सेस बिना मेहनत से तो नहीं मिलेगी, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलो अगला है, देखो हाउ मच मनी हैज़ बीन एलोकेटेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इन द यूनियन बजट। ये पूछा जा सकता है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें पूछा गया है कि देखिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के लिए यानी अंतरिक्ष विभाग के लिए कितनी जो राशि है वो आवंटित यहाँ पर करी गई है। तो देखिए करेक्ट जो आंसर हो जाएगा 13,700 करोड़ रुपए स्पेस के लिए जो है आवंटन किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। ये जो एलोकेशन इस बार हुआ है ना, ये जो पूरा अनुमान लगाया गया था, पहले एस्टिमेट बना दिया जाता है ना, उससे थोड़ा ज़्यादा रहा है ये। तो पिछले बजट में ये 12,642 करोड़ रुपए था और इस बार 1,058 करोड़ रुपए की इसमें वृद्धि हुई है। तो ध्यान रखेंगे कि इस बार 13,700 करोड़ रुपए का जो एलोकेशन है वो दिया गया है। इसमें देखो एक जान जो शेयर है ऑफ द एलोकेशन 10,534 करोड़ रुपए का हैज़ बीन मेड अंडर द हेड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, जो कि कवर करती है मोस्ट ऑफ द सेंटर्स ऑफ इसरो के ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर्स को। तो ये जो इतना शेयर है वो यहाँ पर दिया जाएगा। तो आप सिंपली ध्यान रखेंगे शेयर के बारे में। इसके बाद देखो आपको एक और ध्यान रखना है, एज़ पर द यूनियन बजट 2022 इंडिया टू प्रोवाइड डैश एज डेवलपमेंट असिस्टेंट टू अदर नेशन। तो भारत जो दूसरे देशों की सहायता करता है ना, उसके विकास के लिए, उसकी सहायता के लिए कितने रुपए का यहाँ पे जो बजट है वो दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 6292 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो इस बजट के अनुसार भारत अन्य देशों की विकास सहायता के रूप में इतने रुपए जो है वो प्रदान करेगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि भारत ने अपने बजट पे अफ़गानिस्तान के लिए भी एक अलग से राशि रखी है। तो अफ़गानिस्तान में जो वहाँ का डेवलपमेंट असिस्टेंस है यानी वहाँ पे विकास सहायता के रूप में 200 करोड़ रुपए की जो राशि है उसको अलग से ही रख दिया गया है अफ़गानिस्तान के लिए। ठीक है, और फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण जी हैं उन्होंने 17,250 करोड़ रुपए एलोकेट करी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए। ठीक है, तो ये अमाउंट इम्पॉर्टेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है उसके लिए कितने रुपए आवंटित किए गए, 17,250 करोड़ रुपए। ठीक है, और अफ़गानिस्तान का इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आप सभी को पता है कि हाल ही में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, भारत ने भी वहाँ पे बहुत सहायता करी, वहाँ से इवैक्यूएट भी करे अपने पीपल्स को। तो ये 200 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिए है हाउ मच परसेंट ऑफ अमाउंट हैज़ बीन इंक्रीज्ड फॉर द कल्चर मिनिस्ट्री इन द बजट ऑफ 2022-23। अब देखो यहाँ पे बोला है कि जो संस्कृति मंत्रालय है उसके लिए कितने प्रतिशत राशि बढ़ाई गई है पिछली बार से इस बार में। तो कितनी परसेंट बढ़ाई गई है, 11.9% जो अमाउंट है उसको इंक्रीज़ किया गया है लास्ट टाइम की अगर कंपैरिजन करें तो। ठीक है, तो कल्चर मिनिस्टर की बात आती है तो प्रेजेंट में कौन है, श्री GK रेड्डी है, ये हमें याद रखना है। इस बार देखिए 3,000 लगभग करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, जो कि पिछली बार कितने थे, 2,687 करोड़ रुपए थे। तो ध्यान रखेंगे 11.9% का जो है इस पर इंक्रीजमेंट किया गया है, किसमें, जो कल्चर मिनिस्ट्री है उसमें।
इसके बाद देखिए, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अलोकेटेड टू द खेलो इंडिया प्रोग्राम इन यूनियन बजट 2022। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि खेलो इंडिया जो प्रोग्राम है काफ़ी ज़्यादा इसको प्रमोट भी किया गया है। तो इसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 974 करोड़ रुपए की जो राशि है इसके लिए आवंटित करी गई। तो फाइनेंशियल एलोकेशन जो हुआ है टुवर्ड्स द खेलो इंडिया प्रोग्राम, जो कि लास्ट बजट यानी अगर हम 2021 का बजट देखें तो 657 करोड़ रुपए था। इस बार उसको इंक्रीज़ किया गया है क्योंकि खेलो इंडिया की तरफ मतलब इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो देखिए उसके लिए राशि भी इंक्रीज़ करी गई है जो कि 974 इंक्रीज़ करी गई। तो इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर गवर्नमेंट ने एलोकेट करे थे इतने रुपए स्पोर्ट्स के लिए, और अब की बार आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स में भी जो अमाउंट है उसको बढ़ाया गया है। तो स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है हमारे देश में, ताकि जो हमारे देश के प्लेयर्स हैं ना वो आगे बढ़ सकें और पूरे विश्व भर में जो है वो हमारे देश का नाम रोशन कर सके। तो इसके लिए स्पोर्ट्स के लिए जो अमाउंट है उसको इंक्रीज़ किया गया। तो ये आपको कुछ इम्पॉर्टेंट अमाउंट्स के बारे में ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है देखिए, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क एट लामहिता विलेज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। देखो क्वेश्चन में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे दी कि ये जो पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा ना ये मध्य प्रदेश में बनेगा। ये हमें ध्यान रखना है स्टेट का नाम। अब यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। गांव का नाम है लामहिता, लेकिन वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाया जाएगा। तो ये नर्मदा जो रिवर वहाँ पे बह रही है उसी के किनारे पर लामहिता विलेज है। वहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क सेटअप किया जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके लिए देखिए 1.30 करोड़ रुपए प्रिपेयर करे गए हैं पूरे इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन के लिए। तो इतने करोड़ रुपए में ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होगा। तो इसमें आपको ध्यान नहीं रखना अमाउंट, इसमें आपको याद रखना है। देखो एक तो स्टेट याद रखो मध्य प्रदेश, सेकंड वहाँ का डिस्ट्रिक्ट याद रखो जबलपुर। 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है देखो, विच स्टेट विल इम्प्लीमेंट एन एक्सक्लूसिव रेटिंग स्कोर फॉर स्टेट ट्रेडर्स who submit their annual returns accurately on time and remit income tax without fail। देखो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि कौन सा राज्य है जिसने राज्य के जो व्यापारी हैं उनके लिए एक रेटिंग स्कोर लागू करेगा। रेटिंग स्कोर क्यों लागू किया जाएगा? देखिए जो लोग अपना जो टैक्स है वो टाइम टू टाइम जमा करते हैं विदाउट फेल, यानी छोड़ते नहीं है वो अपना टैक्स, एक्यूरेटली वो अपना टाइम पे जमा कर देते, तो उनके लिए एक रेटिंग स्कोर जो है यहाँ पे बनाया जाएगा। क्योंकि इससे क्या होगा, देखो सबके अंदर एक मोटिवेशन आएगी कि अरे वहाँ उसको रेटिंग स्कोर अच्छा मिल रहा है तो हमें भी अच्छा मिले। तो इससे क्या होगा, लोग अपना जो टैक्स है वो टाइम से जमा करेंगे। तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है। ये कौन सी सरकार इम्प्लीमेंट करेगी? तो केरल की सरकार इसको इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। और इसका टाइटल भी दिया जाएगा, टैक्स पेयर कार्ड, एक टाइटल जो है वो इसमें दिया जाएगा, ठीक है। और इसको 3 फरवरी से इसको लॉन्च भी कर दिया गया है, यानी इसे आज से ही इसको शुरू कर दिया जाएगा। अब केरल की बात आती है देखो फ्रेंड्स, तो केरल में अभी हाल ही में आपको पता होगा कि केरल जो हाई कोर्ट है वो इंडिया का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बना, और केरल के टूरिज्म के द्वारा ही स्ट्रीट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। केरल की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और केरल का जो पेरिकुलम विलेज है वो इंडिया का पहला बुक विलेज बना। केरल के द्वारा ही नॉलेज इकोनॉमी मिशन को शुरू किया गया, और केरल ने नई स्मार्ट किचन स्कीम को भी शुरू किया है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, याद रखिएगा केरल स्टेट से। तो अब आपको तो याद ही हो गए होंगे, काफ़ी बार हम लोग रिवाइज भी करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि रिवीजन से काफ़ी मदद भी मिलती होगी, क्योंकि कई बार हमारी दिमाग से न्यूज़ स्किप हो जाती है, बट जब हमारे सामने वो फिर से आ जाती है तो हमें फिर याद आ जाता है। तो चिंता ना करिए, हम लोग रिवीजन रेगुलर बेस पे करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, द ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ विच स्टेट, जिन्होंने अनवील किया है इट्स पोल मैस्कोट
शेरा डिपिक्टिंग अ लायन। तो देखो किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने शेर को चित्रित करने वाले अपने चुनाव शुभंकर शेरा का अनावरण किया। शेरा नाम रखा गया है और इसका अनावरण किसने किया है? पंजाब की जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उनके द्वारा ही इसको अनवील किया गया है। देखो ये जो मैस्कोट है ना, इसका उद्देश्य है कि मतदाता जागरूकता बढ़ाना, यानी वोटर अवेयरनेस को इंक्रीज़ करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुनाव में भागीदार हो सके, उसको बढ़ावा देना, ये इसका मेन पर्पस है। और स्वीप प्रोजेक्ट जो है, स्वीप यानी सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, उसी के तहत इस मैस्कोट को जारी किया गया था। 5 पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ वर स्पेशली इन्वाइटेड एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर्स। तो गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए 5 लोगों को स्पेशली यहाँ पे इनवाइट भी किया गया था। अब पंजाब की बात आती है तो हम लोगों को रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। देखो पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो हैं उनके द्वारा जगन्नाथ रथ यात्रा को स्टेट फेस्टिवल का दर्जा दिया गया, ये हमें याद रखना है। पंजाब ही पहला इंडियन स्टेट बना था जिसने अप्रूवल दिया था टिश्यू कल्चर बेस्ड सीड पोटैटो रूल्स को। पंजाब के सीएम इस टाइम पे चरणजीत सिंह चन्नी है, उनके द्वारा मेरा घर मेरा नाम स्कीम शुरू किया गया। और मेरा काम मेरा मान, ये जो स्कीम है ना, जो कि यूथ को, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है यानी जिनके पास रोज़गार नहीं है, उनकी मदद के लिए पंजाब सरकार ने इस स्कीम को शुरू किया था। तो ये हमें याद रखना है पंजाब सरकार से, यानी पंजाब स्टेट से। अगला क्वेश्चन है, देखिए, सोशल एक्टिविस्ट हैव बिल्ट अ टेम्पल फॉर महात्मा गांधी एंड फ्रीडम फाइटर्स स्मृति वनन। देखिए यहाँ पे मैं बोला गया है कि जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, कौन से स्टेट के ही मान लीजिए, स्टेट का नाम ही बताना है, जिन्होंने महात्मा गांधी और स्वतंत्रता सेनानियों के स्मृति वनम के लिए एक मंदिर बनाया है। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके का बहुत ही ब्यूटीफुल सा मंदिर है। कहाँ पर इसको बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में इसको बनाया गया है। श्री काकुकुलम है, वहाँ पे म्युनिसिपल पार्क है, वहाँ पे इस मंदिर को बनाया गया है। ठीक है, अब ये जो मंदिर है देखिए, ये एक तरीके से एक भावना को जगाएगा, जिन्होंने भी, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका बलिदान हमारे देश के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना बलिदान दिया, उन्हीं को याद करके जो युवा वर्ग है उनमें देशभक्ति की भावना जगाना इसका मेन पर्पस है। स्टैचू ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एंड सोशल एक्टिविस्ट वर इरेक्टेड इन द पार्क विद द हेल्प ऑफ डोनर्स। तो जो डोनर्स है, जिन्होंने डोनेट भी किया है काफ़ी, उनकी मदद से यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं वो लगाई गई हैं। अब देखो फ्रेंड्स, बात आती है आंध्र प्रदेश की। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है मैप में आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इतना दिखे नहीं है आंध्र प्रदेश, सॉरी, यहाँ पे ये तेलंगाना स्टेट है। ठीक है, ये थोड़ा सा पुराना वाला मैप है, मैप आ गया है। तो ये नीचे आंध्र प्रदेश, क्योंकि तेलंगाना 2 जून 2014 को अलग हो गया था आंध्र प्रदेश से। कैपिटल है विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती। गवर्नर है यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन और चीफ मिनिस्टर का नाम है YS जगनमोहन रेड्डी। तो सिंपली बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला है, एज पर द डिफेंस मिनिस्ट्री इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस फोर्सेज वुमेन फाइटर पायलट्स विल बी इंडक्टेड परमानेंटली। तो अकॉर्डिंग टू रक्षा मंत्रालय, इनमें से किस रक्षा बल में जो महिला लड़ाकू पायलट है ना, उनको परमानेंट रूप से शामिल किया जाएगा। ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है। तो वो कौन सा फोर्स है? तो राइट आंसर हो गया इंडियन एयर फोर्स इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें वुमेन फाइटर पायलट्स को परमानेंटली क्या किया जाएगा? इंडक्ट किया जाएगा। देखो ये स्कीम 2015 में शुरू हो गई थी, जिसके अनुसार 2016 में 16 वुमेन्स को कमीशन किया गया था एज अ फाइटर पायलट्स के तौर पर, आफ्टर द एक्सपेरिमेंटल स्कीम के बाद में। ऑल्सो देखो, अगर हम अभी की बात करें तो नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है वो इंडक्ट करेगा अपना पहला बैच वुमेन कैडेट्स का जून 2022 में। तो इसी साल जून 2022 में महिला कैडेटों के अपने पहले बैच को शामिल करने के लिए तैयार है नेशनल डिफेंस एकेडमी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हु हैज़ एज्यूम्ड द चार्ज एज अ जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ नॉर्दर्न कमांडिंग ऑफ द आर्मी। तो सेना की उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने ज्वाइन किया है? तो राइट आंसर इज लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी
जी के द्वारा ज्वाइन किया गया है। अच्छा, ये किसकी जगह पर आए हैं? तो अभी आपने सुना होगा लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी, मैंने बताया था ना वाई के जोशी, इनका रिटायरमेंट हुआ था, उसी के बाद जो है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इसमें ज्वाइन किया। उपेंद्र द्विवेदी जी पहले डिप्टी चीफ भी रहे हैं आर्मी स्टाफ के। अच्छा, अभी आपको याद होगा लेफ्टिनेंट जनरल जो मनोज पांडे हैं वो आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ भी बने। तो देखो जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं ना, एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा अपॉइंटमेंट से, तो यहाँ आपको बिल्कुल चूक नहीं करनी। अगला क्वेश्चन है, देखो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ द डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी डीआरडीएल ऑफ डीआरडीओ इन हैदराबाद। तो हैदराबाद में डीआरडीओ की जो ये प्रयोगशाला है वहाँ के डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? राइट आंसर इज जी श्रीनिवासा मूर्ति जी को अपॉइंट किया गया है। तो उन्होंने जो है डॉक्टर दशरथ राम जी से जो है पदभार ग्रहण किया है। ये एक साइंटिस्ट हैं और प्रोग्राम डायरेक्टर हैं एडवांस्ड नेवल सिस्टम प्रोग्राम की। अब अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। चलो सबसे पहले देख लेते हैं सांबित पात्रा। तो देखो सांबित पात्रा जो हैं ये अभी हाल ही में इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन अपॉइंट किए गए। संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश के 50 ईयर सेलिब्रेशन पर ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। स्मृति मंधाना जो है वो गुवी की ब्रांड एम्बेसडर बनी। नयोमी कवासे ये यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर बनी है फॉर कल्चर एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है, याद रखिएगा। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट क्वेश्चंस। चलिए अब रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री H.E. एंटोनियो कोस्टा इनको फिर से निर्वाचित किया गया है? तो ये पोर्तुगल के फिर से बने हैं प्राइम मिनिस्टर। अगला है, कौन सा देश पहली बार 1 जून से जो फेडरल कॉरपोरेट टैक्स है बिजनेस प्रॉफिट पर लागू करना शुरू कर देगा? तो राइट आंसर हो जाएगा UAE। इसके बाद है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू लेवी हाउ मच % द हाईएस्ट टैक्स बैंड इन द कंट्री ऑन इनकम अराइजिंग आउट द ट्रांसफ़र ऑफ डिजिटल एसेट। तो इसके ऊपर 30% का जो टैक्स है वो लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत के पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया में 5% का जो स्टेक है उसको एक्वायर कर लिया है? तो राइट आंसर इज NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ एड्रेस्ड 30th नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फाउंडेशन डे प्रोग्राम? तो इसको एड्रेस किया है नरेंद्र मोदी जी ने। इसके बाद है, सेहत स्कीम को किसने लॉन्च किया है? तो जो सेहत स्कीम है इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन इसको अगले 3 सालों में ये भारत में लाई जाएंगी? तो इसकी डेवलपमेंट करी जाएगी कितनी? 400 वंदे भारत ट्रेन्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी जो कि स्टार्टअप कैपिटल बन गई है एज पर द इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग? तो दिल्ली ने यहाँ पर बेंगलुरु को रिप्लेस करके बन गई है स्टार्टअप कैपिटल। इसके बाद देखिए, कारगिल वॉर हीरो हैं वीर चक्र अवॉर्डी लेफ्टिनेंट जनरल जिन्होंने अभी नॉर्दर्न कमांडिंग इन चीफ से रिटायरमेंट इनकी हुई है। तो अभी मैंने आपको बताया था YK जोशी, जिनकी जगह पर उपेंद्र द्विवेदी जी को अपॉइंट किया गया। इसके बाद है, ऑपरेशन खात्मा ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये RC गंजू और अश्विनी भटनागर। तो बोथ A and B इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बैंक है जिसने पतंजलि आयुर्वेद के साथ में एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया और उसके लिए पार्टनरशिप करी है NPCI के साथ में? तो बैंक का नाम कौन सा है? PNB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बैंक ने सूर्य शक्ति सेल को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया SBI बैंक के द्वारा। इसके बाद देखिए, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये जो अवार्ड है वो इस बार जीता है PR श्रीजेश ने, और ये दूसरे इंडियन बने हैं आफ्टर रानी रामपाल जिन्होंने ये अवार्ड जीता। इसके बाद है 2022 का जो उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ है उसमें सिंगल में उन्नति हुड्डा और इसमें तोशिनीवाल ने जीता है। तो राइट आंसर इज बोथ A and B। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे कंप्लीट क्वेश्चंस। कल आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछा था सत्तरिया डांस जिसका संबंध है असम स्टेट से, बिल्कुल सही आंसर बताया। इंडिया का पहला जो जेनेटिक बैंक फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है इसको यूनियन मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। कहाँ पर? हैदराबाद में इसको किया गया था। तो जगह का नाम है हैदराबाद।
तो करेक्ट आंसर आप सभी लोगों ने बताए हैं नीतीश कुमार एंड विप्लव कुमार जी का जो कमेंट है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, एंड कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं ना तो पढ़ के बहुत अच्छा लगता है और एक मोटिवेशन भी मिलती है कि आप लोग वीडियोस देखते हैं, आप लोगों को मदद मिलती है यहाँ से, फिर आप आंसर्स भी करते हैं तो एक अच्छा सा फील होता है। आज के क्वेश्चन देखिए क्या है, फादर ऑफ द इंडियन बजट सिस्टम किसे कहा जाता है। तो ये अगर आपको पता है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन है, कौन से देश के रिसर्चर्स ने एक इंडस्ट्रियल रोबोट को डेवलप किया जो कि ह्यूमन कोवर्कर के माइंड को पढ़ सकता है 96% की एक्यूरेसी के साथ। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के क्वेश्चंस। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आई होप सो दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर योर ऑल एग्ज़ाम, और आपको काफ़ी सारी जानकारी भी मिली होगी आज के इस वीडियो से। चलिए मिलेंगे आप लोगों से अनदर वीडियो में। डोंट वरी, बजट वाली वीडियो भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।